जय हिंद साथियों। मैं हूं सत्यम गुप्ता और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को वर्ब के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है इंग्लिश का। कि वर्ब जो होती है, जिसको हम पढ़ते हैं इस तरीके से कि एक जैसे क्रिया है, और कहते हैं किसी भी काम को करना या होना जहाँ पे पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं, उसे हम वर्ब कहते हैं। तो देखिए, वर्ब का टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि जब हम टेंस से इसको कनेक्ट करते हैं टेंस में, तो टेंस में ये देखते हैं टेंस का मतलब क्या होता है। अगर कोई पूछे आपसे, कोई एक्चुअल डिफिनेशन पूछे कि टेंस की डिफिनेशन क्या होती है, तो आप यही बोलते हो कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिनोट्स टाइम इवेंट और एक्शन। दैट डिनोट्स टाइम इवेंट और एक्शन। ठीक है। तो समझना ये है कि जो वर्ब होती है उसको हम लोग क्रिया कहते हैं, और वर्ब के अंदर क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ब के अंदर सबसे पहले अगर आप वर्ब के अंदर जाओगे तो ये देखना है आपको वर्ब के अंदर क्या क्या चीजें हैं। वर्ब के अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी। दो चीजें मिलेंगी। दो ही इसके मेन पार्ट हैं, उनको पहले समझना है हमको। और उनको जब हम समझ जाएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे कि हमने सुना है हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हमने सुना है हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हम दूसरी भाषा में अगर कह सकते हैं तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। इसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इनका रोल क्या है, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो ये समझ लीजिए कि जो हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, उनको फिर से फिर से हमने दो भागों में बांटा हुआ है। उन्हें फिर से हमने दो भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहला जो भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं मॉडल, या पहला मॉडल हो गया। मॉडल, पहले वाले को बोलते हैं मॉडल एक्सिलरी। मॉडल एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी बोलते हैं पहले वाले को, क्योंकि ये डिपेंड करती है मूड पे। इनका नाम अगर मॉडल है तो इसका मतलब ये डिपेंड करती है मूड पे। और जब ये मूड पे डिपेंड करेंगी तो इसीलिए इनका नाम हो गया। जैसे भाई मूड पे डिपेंड करेंगी, तो इसमें क्या होता है कि इनकी जो संख्या है वो बहुत फिक्स है। भाई पूरी इंग्लिश में अगर आप ध्यान देंगे, तो पूरी इंग्लिश में अगर ध्यान दिया जाएगा तो पूरी इंग्लिश के अंदर जो 24 हेल्पिंग वर्ब होती है, 24, ज्यादा नहीं है, 24 है, वो भी फिक्स है। इनमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपको रह जाए। 24 ही पूरे हैं, 24 पढ़ना है आपको। ठीक है, तो 24 में से तकरीबन 11, तकरीबन 11 जो है वो इसमें आती है मॉडल में। 11 होती है मॉडल जल्दी में। ठीक है, अब कौन कौन सी 11 होती हैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मैंने बोला कि मॉडल जल्दी होती हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जब हम चीज़ों को समझेंगे या सीखेंगे तो ये देखते हैं कि यहाँ सबसे पहले हमारा आता है विल और वुड। अब देखिए, विल अपना एक है, विल एक हो गया, और इसका साथी इसी का पास्ट हम बोल सकते हैं इसी को वुड। ठीक है, ये वुड होता है। ठीक, और फिर आता है सैल शुड। सैल और शुड, सैल शुड हो गया। ठीक है, फिर विलवुड हो गया, सैल शुड 4 हो गया यहाँ पे। इसके बाद आता है कैन और कुड। कैन और कुड, ठीक है, कैन और कुड। फिर आता है हमारा मे और माइट। मे और माइट, इन सबका मूड है, सेंस है, और इनको सेंस के बेसिस पे ही हम यूज कर सकते हैं। ऐसे हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं फालतू कहीं पर भी। मे और माइट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप, विल वुड, सेल शुड, कैन कुड, मे और माइट। ठीक है, इसी के साथ साथ फिर क्या है, अभी यहाँ पे और लिखेंगे। अब इसी के साथ साथ अभी ये कितने हुए, 8 हो गए। ठीक है, अभी अभी देखो यहाँ पे क्या है, पूरे 13 रहेंगे। ठीक है, 13 रहेंगे ये, क्योंकि यहाँ पे 13 है पूरे ये। मतलब 13 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसी भी वर्ब होती हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बोथ वे में यूज कर सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं मार्जिनरी वर्ब। उनका नया नाम भी है एक मार्जिनरी वर्ब, बट यहाँ पे हम लिख के बता रहे हैं उनको कौन कौन से हैं वो। देखिए, यहाँ पे आ जाएगा मस्ट, मस्ट, ऑट, ऑट। देखिए 8 ये हो गई थी, 8 के बाद 2 10 ये हो गए, तो मस्ट हो गया, ऑट हो गया। इसके अलावा जिनको मैं कह रहा हूं कि नहीं वो है मार्जिनरी वर्ब, देखिए वो कुछ इनके अलग पार्ट हैं। उसमें से 3 हैं, जैसे कि पहला होता है डेयर। डेयर मतलब क्या होता है, साहस, साहस होना, या साहस या हिम्मत बोलते हैं इसको। फिर आता है नीड, ये नीड। अब दिखने में ये लग रहे हैं कि नहीं भाई, इनका आपने यूज देखा है कि मेनू भी बनते हैं ये। तो डेयर हो गया,
नीड हो गया, और यूज्ड टू, और हो गया यूज्ड टू। ठीक है, तो ये जो तीनों आप देख रहे हैं ध्यान से कि देयर है, यूज्ड टू है, इनका एक नया नाम भी है। इनका नया नाम क्या है? इनका नया नाम है मार्जनरी वर्ब। इनका नया नाम है मार्जनरी वर्ब। मार्जनरी वर्ब क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको हम, ये जो इनका जो वर्क होता है, इनका जो वर्क होता है, वर्क्स होता है इनका, वर्क्स होता है इनका लाइक, लाइक वर्क्स लाइक, वर्क्स लाइक मेन वर्ब। मेन वर्ब, चूंकि मेन वर्ब का पार्ट तो ये है नहीं, बट मेन वर्ब का काम करती हैं ये, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, दोनों तरीके से काम कर सकती है। इस वजह से इनका नाम एक नया नाम हो गया, जिसको हमने कहना शुरू कर दिया कि ये इनका नाम हो गया मार्जिनरी वर्ब। ठीक है, ये बात समझनी ही पड़ेगी आपको कि इनका काम, चूंकि होता तो ये पार्ट तो है हेल्पिंग वर्ब के, लेकिन जो इनका वर्क है वो होता है दो तरीके से। ठीक है, इसीलिए इनका नाम हो गया मार्जिनरी वर्ब, नया नाम मिल गया इनको। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब इनका मूड होता है, इनका सेंस होता है, ये अपने मूड और सेंस के बेसिस पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, जो सेकेंड पार्ट इसका है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी वर्ब, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वर्ब। अब उनको समझना है प्राइमरी वर्ब कौन होती है, यहाँ पे समझना है प्राइमरी वर्ब को। तो देखिए, जो प्राइमरी वर्ब है, ये जो प्राइमरी एक्सिलरीज है, प्राइमरी एक्सिलरीज, प्राइमरी एक्सिलरीज, उसमें क्या है, क्योंकि इनका काम बहुत ही कॉमन है और इनका यूज भी पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं यूज ऑफ इज, एम आर, वॉज, वर, हैज टू, हैव टू, डू, डज, डिड, तो उसमें जो है उनका जो यूज होता है तो इन्हीं में से करते हैं। ठीक है, अब इनमें कौन कौन चीज़ें आती हैं ये आपको समझना पड़ेगा, कौन कौन चीज़ें आती हैं ये भी समझना पड़ेगा आपको, तो हम समझाते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें एक ग्रुप चलता है कि इसे इज है। अब इज, इज हो गया, एम, आर, वॉच, वर, ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं इज, एम, आर, वॉच, वर, ये पांच वर्ब का ग्रुप दिख रहा है आपको, इस ग्रुप को हम नाम देते हैं क्या? इसको हम नाम देते हैं बी का, इसको बी ग्रुप बोलते हैं। यानी बी के अंदर क्या चीजें आएंगी? इज, एम, आर, वॉच, वर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 हो गए। इसके अलावा इसके बाद क्या होता है, इसी में जब हम इसके अंदर और देखेंगे तो हमें समझना किसको है, इसके हमको समझना है डू, डू हो गया, डू, डज, डिड को। ठीक है, डू, डज और डिड, डू, डज, डिड आपने सुना है इनको कि बेसिकली हम इन्हें यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट में यूज करते हैं डू और डज को, और डिड करते हैं पास्ट में यूज। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना है और है कि जैसे कि डू, डज, डिड हो गया और 5 वो थी ऊपर लिखी हुई, तो 8 हो गई। ठीक है, फिर आते हैं हैज, फिर आता है हैज, हैव, फिर आता है हैज, हैव और हैड, और हैड। हैज और हैव का यूज करते हैं प्रेजेंट में हम लोग, और पास्ट के लिए करते हैं हैड का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या देखा आपने कि 5 ये थी, 3 ये है और 3 ये, कितने हो गए? ये हो गए आपके 6, 5, 11, 11 हो गए पूरे। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि इनके साथ कुछ हम एक्स्ट्रा वर्क कर लेते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि हम इस टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू करते हैं, यूज करते हैं इनको इस फॉर्म में। या फिर जैसे डू, डज, डिड है तो इन्हें हम कभी कभी इनके थ्रू बनाते हैं इम्फैटिक सेंटेंसेस। जैसे सेंटेंस सुना होगा आपने कि वह जाता तो है, वह खाता तो है, इस तरह इस कंडीशन में देखते हैं कि वहां पे डू, डज, डिड का यूज हम करते हैं इम्फैटिक के फॉर्म में। और इम्फैटिक का मतलब ये होता है कि जब हम किसी सब्जेक्ट पर, कोई सब्जेक्ट है हमारे पास, वो सब्जेक्ट पे हम क्या कर रहे हैं, इम्फासाइज कर रहे हैं, मतलब प्रेशर डाल रहे हैं, जब हम स्ट्रेस जो है अप्लाई करते हैं किसी पर, तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो हमारा क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो हमारा होता है वहां पे इम्फैटिक, तो कंडीशन होती है। ठीक है, ये आपको समझना है। तो अभी ये कौन सा पार्ट रहा? अभी अभी ये पार्ट रहा हेल्पिंग वर्ब का, अभी हम इसको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है ये। ठीक है, अभी ये हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है। तो आपको समझना यही है कि जैसे पहले वर्ब का जो मेन पार्ट है वो है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को
जो है एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिए आप। और एक बात और समझने की यहाँ पे ये है कि जरूरी नहीं कि हर बार कोई हेल्पिंग वर्ब का काम ये है कि जब हम किसी भी, क्योंकि इसका जो साथी है जिसको हमने एक नाम, जिसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से, मेन वर्ब के नाम से जानते हैं, मेन वर्ब। अब जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब मतलब क्या होता है, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया भी डिपेंड करती है दो सिचुएशन पे। इसको भी हम डिवाइड करते हैं टू टाइप से। कैसे? एक जो पहला पार्ट इसका होता है, वो फर्स्ट पार्ट जो हम इसको समझते हैं वो होता है इसका फाइनाइट वर्ब, उसे बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का मतलब ये है कि अगर कोई मेन वर्ब है, उसको हम किसी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ तो एक्शन के लिए, स्टेट के लिए, एक्शन के लिए और स्टेट के लिए। लेकिन जो इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसका हम जब सेंटेंस में यूज करते हैं तो हम ऐसे यूज करते हैं जैसे कि वो उसका एक्चुअल वर्क है ही नहीं, क्योंकि उसे हम यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव, एज एन ऑब्जेक्ट और एज पर्पज। जो पर्पज है हमारा उसके थ्रू यूज करते हैं, या कभी कभी नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं उसको, जेंडर के फॉर्म में। तो इनके जो इनके सब डिविजनल पार्ट्स हैं, जो इनके पार्ट्स होते हैं वो कुछ ऐसे पार्ट होते हैं। देखिए इसका जो बेसिकली पार्ट होता है वो होता है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ठीक है, अब ट्रांजिटिव क्या होता है? तो ट्रांजिटिव पार्ट में ये होता है, जो ट्रांजिटिव हम तब कहते हैं किसी भी वर्ब को जब हम उस वर्ब के पीछे या उस वर्ब के साथ, जब हम उस वर्ब के पीछे या उस वर्ब के साथ किसी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं या लिखते हैं। जब हम किसी भी वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ में किसी ऑब्जेक्ट को लिखते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब हिंदी में होता है सकर्मक क्रिया, उसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में सकर्मक। ऐसे अब ऐसे इसका सेकंड पार्ट क्या है? इसका सेकंड पार्ट है इनट्रांजिटिव, जस्ट अपोजिट। इनट्रांजिटिव क्या है? जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है इनट्रांजिटिव। ओके, तो क्योंकि ये आपका सकर्मक है, इसमें हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे सकर्मक। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, ये हमारा सकर्मक है, कर्म के साथ। ठीक है, और ये हमारा अकर्मक है। तो जस्ट अपोजिट क्या हुआ इसका कहानी? इसकी कहानी ये हो गई कि देखिए ट्रांजिटिव वर्ब वो है जब हम उसको किसी सेंटेंस में यूज करते हैं, किसके साथ में? अगर किसी मेन वर्ब के साथ में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो हमारा हो जाता है ट्रांजिटिव, और अगर नहीं है हमारा ऑब्जेक्ट तो होता है इनट्रांजिटिव। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा वही वर्ब सकर्मक हो जाए, वही अकर्मक किया जाए, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी भी वर्ब होती हैं जो हमेशा से वो अकर्मक ही होंगी, हमेशा इनट्रांजिटिव ही होंगी, क्योंकि उनके साथ किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकता है, उनके साथ किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकता है। इस वजह से उन्हें हम अकर्मक ही कहेंगे। जैसे कि हमारा कौन कौन सा ऐसा है, जैसे हमने सुना है कि बहुत सारे हमारे कजेटिव वर्ब हैं, बहुत से हमारे ऐसे वर्ब हैं जिनको हम वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं, जैसे कि गो, कम, और साउंड में जितने हो गए, जैसे जो भी हमारे एनिमल साउंड होते हैं, जैसे कि बार्क होता है, म्यू होता है, नेफ होता है, तो तमाम ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ हम नहीं लिख सकते किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उन्हें कहा जाएगा अकर्मक। वो हमेशा से अकर्मक हैं और अकर्मक ही रहेंगे। अब आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब में, जो कि इसका नेक्स्ट पार्ट है। देखिए फाइनाइट वर्ब क्या क्या था, उसमें ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है, जो कि हम सुनते आ रहे हैं बचपन से ही। और जो नॉन फाइनाइट है ये बहुत ही स्पेशल पार्ट है इसका। नॉन फाइनाइट बहुत ही स्पेशल पार्ट है इसका, और इसको हम इस तरह से समझेंगे। देखिए इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा पार्टिसिपल, पहला होता है हमारा पार्टिसिपल, पहला होता है पार्टिसिपल। दूसरा होता है हमारा, पहला होता है पार्टिसिपल और दूसरा होता है जीरंड, दूसरा होता है जीरंड। और थर्ड पार्ट हमारा होता है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव होता है। तो पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनेटिव। अब देखिए जो पार्टिसिपल है ये अगेन भी डिवाइडेड है, ये अगेन डिवाइडेड भी है। कैसे? क्योंकि जो पार्टिसिपल है उसको हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप से। पहला, जैसे पहला इसका जो फर्स्ट सेंस होता है वो सेंस इसका होता है प्रेजेंट का, फिर होता है पास्ट का, और फिर होता है परफेक्ट का। ठीक है,
और ये देखिए, ये चूंकि मेन वर्ब का ही एक क्या है, एक उसका डबल मतलब ऐसा फॉर्म है, जो फॉर्म उसका मतलब ऐसा फॉर्म बन चुका है अपने आप में कि हम उसको जिस जिस कंडीशन में वो रहता है उसका हम उसमें यूज नहीं कर रहे हैं, उसका हम यूज कर रहे हैं किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कर रहे हैं। जैसे कि हम जब किसी भी, इसके लिए क्या है, इसके लिए जो कहने का तरीका इसका ये है कि ये यहाँ पे जो वर्ब होगी वो यूज होने वाली है एडजेक्टिव के फॉर्म में, उसे हम यूज करने वाले हैं एडजेक्टिव के फॉर्म में, और तब बनता है हमारा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्रिएट होने का मतलब यही है कि हम उसको यूज कर रहे हैं किसके फॉर्म में, हम उसको यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव के फॉर्म में। ठीक है। जीरंड का मतलब क्या होता है, जीरंड का मतलब ये होता है कि हम उसमें जो जीरंड हमारा होगा, जो जीरंड है, तो जीरंड हम तभी कह सकते हैं किसी भी वर्ब को जब उस वर्ब को हम यूज कर रहे हो किसके फॉर्म में, उसे यूज कर रहे हो नाउन के फॉर्म में, उसे हम नाउन के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। और उसका कोई फॉर्म भी है, जैसे कि इसमें क्या है कि इसमें वर्ब का फॉर्म आईएनजी भी हो सकता है, वर्ब का फॉर्म आईएनजी हो सकता है, और वर्ब का फॉर्म थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, उसका फॉर्म थर्ड फॉर्म वाला भी हो सकता है, या फिर हैविंग के साथ भी हो सकता है। लेकिन जो जीरंड होगा उसमें हमेशा से उसका आईएनजी फॉर्म ही होगा, उसमें हमेशा से उसका आईएनजी फॉर्म ही होगा, तभी उसको हम बोलेंगे जीरंड है ये। और जीरंड में क्या है कि नाउन के फॉर्म में रहता है, क्योंकि जब हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो ये ध्यान देते हैं कि हमारा जो जीरंड, हम उसको तब बोल सकते हैं कि एक तो वो वर्ब है, एक्चुअल में वो वर्ब है, लेकिन उसका आईएनजी फॉर्म हम जो हमारा सेंटेंस है उसमें हम सेटअप कर रहे हैं उसको। कभी उसको हम सेटअप कर रहे हैं सब्जेक्ट टू अ वर्ब में, कि हमने वो वर्ब है लेकिन हम उसे सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल में आते हैं स्मोकिंग इज बैड हैबिट, ऐसे बोलते हैं हम लोग, है ना, या डांसिंग इज गुड एक्सरसाइज, इस तरह से बोलते हैं। कभी कभी हम उसको सेटअप करते हैं इस तरीके से कि हम बोल देते हैं कि आई एम फाउंड ऑफ स्विमिंग, आई एम फाउंड ऑफ सिंगिंग, है ना। तो बहुत तरीके, तो जैसे जैसे हमारे वर्क होंगे, क्योंकि रोल हैं सबके अपने अपने, जो रोल हैं वर्ब के, उन्हीं रोल के बेसिस पे उनका नाम लिखा गया है जीरंड। इन्फिनेटिव में क्या होता है, क्योंकि देखिए इसमें दो चीजें हैं कि इसमें वर्ब का जो फॉर्म होगा वो हो सकता है कि उसका आईएनजी फॉर्म हो, फोर्थ फॉर्म हो, या उसका हम थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है। जीरंड में क्या है, इसमें हमें उसका यूज करना है क्या, इसमें हमको जब नाउन बनाना है तो हमेशा उसके फोर्थ फॉर्म को ही बनाना है, यानी आईएनजी फॉर्म को ही बनाना है। ठीक है। इन्फिनेटिव में क्या होता है, इन्फिनेटिव में हमेशा हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको जब भी काम करना है तो वो ये काम करना है कि हमको TO2 + V1, यानी टू के साथ ही लिखना पड़ेगा, टू के साथ लिखना पड़ता है। कुछ ऐसे केस हैं, कुछ स्पेशल केस ऐसे होते हैं जिन केसेस में हम नहीं लिखते हैं। बहुत से हमारे एक ऐसे केस है, जैसे मैंने बोला कि लेट मी ईट, मुझे खाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो आप देखते हो कि लेट के साथ आप देखते हो कि नहीं वहां पे यूज करते हैं, वहां पे यूज नहीं होता है इनका। तो जहां पे नहीं करते हैं तो वो कुछ स्पेशल केस कहे जाते हैं, उन केसेस को हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि नहीं वो केसेस में आ जाएंगे। जिन केसेस पे हम यूज नहीं करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कि नहीं वो हमारे होते हैं कि इन्फिनेटिव। ठीक है। अब जो इन्फिनेटिव है उसको हमने बताया था, उसको उसमें क्या है, उसके अंदर भी पार्ट है, ऐसा नहीं इनके अंदर पार्ट है। जैसे कि इसमें होते हैं प्रेजेंट पार्ट, प्रेजेंट इसमें जैसे कि होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ना, तो पार्ट इसमें भी है, पार्ट सब में होते हैं, पार्ट सबके साथ होते हैं, पार्ट ऐसे नहीं है, पार्ट सब में होते हैं। और ठीक है, तो समझना यही चीजें हैं कि वर्ब वर्ब कोई छोटा टॉपिक नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जब हम अच्छे से हम वर्ब को सीखेंगे तो वर्ब के अंदर बहुत चीजें और सीखेंगे। और वर्ब से ही हमारा टेंस अच्छा क्लियर होता है, वर्ब से ही हमारा टेंस बनता है, वर्ब से ही बनता है हमारा टेंस। वर्ब से ही बनता है टेंस हमारा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब जैसे देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम सीखते हैं पार्टिसिपल के बारे में, कि हमारा पार्टिसिपल, जो हमारा पार्टिसिपल है, तो देखिए पार्टिसिपल में होता क्या है,
कहते हैं कि जब हम किसी भी वर्ब को किसी सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं एडजेक्टिव के फॉर्म में, जब हम किसी भी वर्ब को हम यूज करते हैं किसके फॉर्म में, एडजेक्टिव के फॉर्म में, तो उसे हम कहते हैं पार्टिसिपल, उसे हम बोलते हैं पार्टिसिपल। ठीक है। और पार्टिसिपल के अंदर हमने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम है कि वर्ब का जो फॉर्म होगा वो हमेशा से वो आईएनजी फॉर्म होगा, वो उसका फोर्थ फॉर्म होगा, वो उसका आईएनजी फॉर्म होगा। और जो आईएनजी फॉर्म होता है उसको हम यूज कर सकते हैं 3 तरीके से। ठीक है। या तो हम उसको वाइल के साथ में लिख लें, या फिर हम उसको लिख सकते हैं सबसे पहले, या फिर हम उसको किसी नाउन के पहले लिख लें। ठीक है। या तो उसको हम नाउन के पहले लिख लें, तो जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और वैसे ही पास्ट पार्टिसिपल में क्या है, पास्ट पार्टिसिपल की खास बात ये होती है कि इसको हम जब भी यूज करेंगे, तो इसका जो फॉर्म आएगा, जो इसमें फॉर्म होगा वर्ब का, वो फॉर्म हमेशा से होने वाला है कौन सा, वो हमेशा से फॉर्म इसका रहेगा थर्ड फॉर्म। ठीक है। इसीलिए देखा होगा आपने कभी कभी कि जो इसके चार्ट बने होते हैं वर्ब के, तो उसमें फॉर्म होते हैं क्या, उसमें फर्स्ट फॉर्म होता है। अब जैसे कि आपने देखा कि भाई ये गो लिखा हुआ है, तो आप कहते हैं गो है तो फर्स्ट फॉर्म हो गया, वेंट है सेकंड फॉर्म हो गया, गॉन है तो थर्ड फॉर्म हो गया, गोइंग है तो इसका फोर्थ फॉर्म हो गया। मेरे हिसाब से ये फोर्थ फॉर्म हो गया। ठीक है। फोर्थ फॉर्म ही बोलते आए हैं इसको हमेशा, ये फोर्थ फॉर्म हो गया। आईएनजी फॉर्म तो है ही है। फिर होता है गोज। ठीक है। फिर होता है गोज, गोज मतलब फिफ्थ फॉर्म हो गया। तो इसी तरह से हमने फॉर्म बदल दिए। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, तो उसी फर्स्ट फॉर्म को हम लोग कभी कभी कहते हैं कि ये हमारा बेस फॉर्म है, इसी को बोलते हैं कि हमारा बेस फॉर्म है, ये हमारा बेस फॉर्म है ना। और उसके बाद ये जो मतलब कि सेकेंड फॉर्म है, फिर थर्ड फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है। और इनके भी अपने स्पेशल रूल भी होते हैं कि कहीं कहीं पे आपको एस लगाना है, कहीं पे नहीं लगाना है। ऐसा नहीं कि हर जगह लगाना ही है, कहीं पे लगाना भी नहीं होता, कहीं पे लगाते भी हैं, है ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं, तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा कि हम कैसे इसको समझें। ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब इनमें समझने का है, इसमें भी आपको समझना पड़ेगा कि कहीं पे लगाना है, कहीं पे नहीं लगाना है। ठीक है। तो अब जानते हैं कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। इसीलिए सोचना कम है, काम करना है, काफ़ी तेज़ी के साथ करना है। और देखिए अगर आज आप मेहनत कर लेते हैं तो फिर आपकी लाइफ सेट हो जाती है, उसके बाद तो मज़े मज़े हैं आपके, है ना। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और क्योंकि मैं भी टीचिंग कर रहा हूँ कई साल से, तो मुझे भी लगता है कि अगर हमने थोड़ा सा ध्यान दे दिया होता, या हम अभी भी ध्यान दे रहे हैं अपने आप में, तो ध्यान देना चाहिए और बच्चों को भी अपने अच्छे भविष्य के लिए काम करना चाहिए। हमको अपने लिए सेल्फिश होना ज़रूरी है, बट पढ़ाई भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो समय के साथ निकल जाती हैं, वापस समय नहीं मिलता। अब देखिए जो थर्ड पार्ट है इसका, परफेक्ट पार्टिसिपल, क्योंकि इसमें क्या है, इसका नाम परफेक्ट पार्टिसिपल क्यों रखा गया, सोचिए जरा सा। इसको इसलिए परफेक्ट पार्टिसिपल बोला गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक काम पहले परफेक्ट हो जाता है, यानी पहले हो जाता है पूर्ण। जब एक काम आपका पूरा हो जाएगा, और एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम शुरू होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है। यानी एक काम हमारा पूरा हो जाए और उसके बाद दूसरा काम चालू हो, उसे हम लोग बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है। तो ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि आप बोलते हो कि आपने इसमें देखा कि जैसे कभी कभी होता है, हिंदी में हम बोलते हैं कि खाना खाने के बाद मैं सो गया। तो अब खाना खाने के बाद मैं सो गया, क्योंकि एक सेंटेंस ऐसा बनता है कि खाना मतलब मैंने खाना खाया और मैं सो गया, या मैं खाना खाता हूँ फिर मैं सो जाता हूँ, या मैं खाना खाने के बाद ही सोता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ये देखते हैं कि एक ही व्यक्ति है, एक ही कोई पर्सन है, वो खाना भी खा रहा है, खाना खाने के बाद तुरंत सो रहा है, यानी कि एक काम के बाद दूसरा काम कर रहा है, तो वहां पर परफेक्शन आता है कि हाँ उसी बंदे ने पहले खाना खाया है, पहले खाना खाने वाला काम किया है और फिर सो रहा है जाके, है ना। तो इस तरीके से हमें समझना होगा कि कैसे चीजें हम यूज करते हैं, क्योंकि ये इनके अंदर की चीजें हैं।
जो हमारा जीरंड होता है, जो हमारा जीरंड होता है, तो जीरंड में कहते हैं क्या है, जीरंड में ये है कि हमारा जो वर्ब होता है, तो हम कहते हैं कि व्हेन, बोलते हैं व्हेन, व्हेन अ वर्ब, व्हेन अ वर्ब वर्क्स, वर्क्स लाइक, लाइक अ नाउन, अ नाउन, अ नाउन इन, इन अ सेंटेंस। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई क्रिया किसी सेंटेंस में वर्क करती है, कैसे, लाइक अ नाउन, लाइक अ नाउन काम करती है, जब वो नाउन के तरीके काम करती है, जैसे नाउन काम कर रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारा जीरंड है, उसे हम जीरंड कहते हैं, है ना। अब इसका एग्जांपल समझिए कि कैसे हम इसको समझेंगे। क्योंकि पार्टिसिपल को समझना बहुत आसान था, क्यों आसान है, क्योंकि उसमें ही बताया गया है कि वर्ब का जो फॉर्म है वो आईएनजी हो सकता है, या हो सकता है थर्ड फॉर्म, या तो हैविंग के साथ हो सकता है, तो आप पहचान सकते हैं, है ना। अब इसमें अगर पैसे पहचानेंगे, इसको पहचानने के लिए आपको एग्जाम्पल को देखना पड़ेगा, कैसे, जैसे बहुत सिंपल से एग्जाम्पल आप सुनते आ रहे हैं, लोग बोलते हैं डांसिंग, जो डांसिंग है, डांसिंग, डांसिंग इज अ, इज अ गुड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। क्या सीखते हैं हम यहाँ से, ये जो डांसिंग है, क्योंकि ये एक्चुअल में तो वर्ब है, हमने कैसे इसको बनाया है, डांस में आईएनजी जोड़ा है तो बन गया डांसिंग। और हम ये यहाँ पे ये समझते हैं कि अगर डांस में आईएनजी लगा डांसिंग बनाया गया, लेकिन इसका प्लेस क्या है, इसका जो रखने का प्लेस है, क्योंकि हम समझते हैं किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब से पहले कोई आ रहा है तो वो कौन हो सकता है, वो हो सकता है सब्जेक्ट, वो क्या हो सकता है, हो सकता है सब्जेक्ट हो सकता है। और जो वर्ब के साथ जा रहा है, जो वर्ब के साथ जाएगा, वो कौन हो सकता है, वो हो सकता है उसका प्रेडिकेट वाला पार्ट, उसे बोलते हैं प्रेडिकेट, उसे हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। ये क्लास 9 में पढ़ाया जाता है कि पहली बार बच्चा सीखता है कि हाँ भाई सब्जेक्ट प्रेडिकेट कुछ पार्ट होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, है ना। इसके बाद अगर टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात कर लें तो वहाँ पे कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि असर्टिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है ना, फिर इम्परेटिव होता है, एक्सक्लेमेटिव होता है, ऑप्टेटिव होता है, बहुत सारे पार्ट हैं। और कुछ ऐसे ही पार्ट हैं जो बनाए जाते हैं नए तरीके से, जैसे कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, ये बनाते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ जो डांसिंग लिखा हुआ है, डांसिंग कहाँ पे लिखा हुआ है, डांसिंग लिखा हुआ है सब्जेक्ट वाले पार्ट में, और इज ए गुड एक्सरसाइज लिखा हुआ है। अब सोचिए, जब हम किसी वर्ब को सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं अच्छे तरीके से सब्जेक्ट के प्लेस पे दो ही चीजें हो सकते, हम यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के प्लेस पे, हम यूज कर सकते हैं किस, केवल दो चीजों को, कौन कौन चीजों को, या तो वो अपने आप में एक नाउन हो, या तो वो नाउन हो, या तो वो नाउन हो, और या फिर प्रोनाउन हो, या तो नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, ठीक है, या तो वो नाउन हो, या तो वो नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, या तो वो नाउन हो या तो प्रोनाउन हो। तो जब हम ये जानते हैं कि इसको हम यूज कर सकते हैं या तो नाउन में या फिर प्रोनाउन में, तो फिर ये कैसे आ गई, ये कैसे आ गई, तो इसका मतलब ये है कि पक्का यहाँ पे कोई खेल हुआ है। क्या खेल हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे खेल ये हुआ, जो डांसिंग लिखा हुआ है वो डांसिंग कोई वर्ब नहीं है यहाँ पर, वो यूज हो रही है कैसे, वो यूज हो रही है नाउन के फॉर्म में, उसे हमने नाउन के फॉर्म में यूज करके रखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है डांसिंग, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसका एक नया नाम है, इस कंडीशन का एक नया नाम है, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, इसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट टू ए वर्ब, इसे बोलते हैं सब्जेक्ट टू अ वर्ब, ठीक है, इसे बोलते हैं सब्जेक्ट टू अ वर्ब। क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि कोई वर्ब थी, उसे हमने सब्जेक्ट के प्लेस पे शिफ्ट किया हुआ है, और शिफ्ट करने का तरीका क्या है कि उसको हमने नाउन के फॉर्म में, उसे हमने नाउन के फॉर्म में शिफ्ट किया है। अगर नाउन के फॉर्म में शिफ्ट किया है, इसीलिए वो बन गया हमारा जीरंड, नया नाम हो गया जीरंड, ठीक है। ओके, तो ये कंडीशन होती है इसकी, जीरंड की। अब हमारा इसके बाद टॉपिक आता है इसका इन्फिनेटिव का, तो जरा उसको समझेंगे क्या होता है हमारा टॉपिक इन्फिनेटिव का। अब देखिए जो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव, आई एन, क्योंकि इसमें आई बहुत सारे होते हैं, आई एन, एफ आई, एन आई, टी आई, वी, इन्फिनेटिव, इसका नाम है इन्फिनेटिव, ठीक है, इसका नाम है इन्फिनेटिव, ठीक।
अब इसकी कंडीशन, इसकी कहानी क्या है? ये जो कहानी इन्फिनिटिव की है, इसकी कहानी क्या है पता है? इसकी जो कहानी वो क्या है? इसकी कहानी ये है कि हम कहते हैं कि जब हम किसी भी वर्ब को, जब हम किसी भी वर्ब को किसी सेंटेंस में, किसी वर्ब को किसी सेंटेंस में यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। कैसे? तो अगर किसी भी वर्ब को, कोई वर्ब है हमारे पास कोई वर्ब है, और उस वर्ब को, जो वर्ब है हमारे पास, उसे हमें बदलना है इन्फिनेटिव के फॉर्म में, तो सबसे पहला काम क्या होगा पता है? सबसे पहला काम होगा कि उसके आगे लगाना पड़ेगा टू, और टू लगाने के बाद उसका जो फर्स्ट फॉर्म होगा, जिसको हम लोग कहते हैं बेस फॉर्म, वो हमारा बेस फॉर्म होता है ना, उसे हम बोलते हैं बेस फॉर्म, हमारा बेस फॉर्म होता है, ठीक है, उसे बेस फॉर्म बोलते हैं। तो उसे हम लोग यूज करते हैं, तब वो बनता है इन्फिनेटिव। और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा। क्यों कंपलसरी नहीं है? क्योंकि सब भाई कहीं ना कहीं कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, कुछ वही बात ऐसी होती है कि जो स्पेशल केस कहा जाता है। तो देखिए हमेशा ऐसा नहीं है कि हम किसी भी वर्ब में, जो कोई वर्ब है उसका बेस फॉर्म ने ले रखा है और उसका हमने टू जोड़ दिया। अब इसका एग्जांपल समझिए, जैसे कि हमने बोला कि द स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, कम टू मी, कम टू मी, कम टू मी, मेरे पास आते हैं। द स्टूडेंट्स कम टू मी, विद्यार्थी मेरे पास आते हैं। और आने का उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है टू लर्न इंग्लिश, उनका उद्देश्य है अंग्रेजी को सीखना, ठीक है, उनका पर्पस क्या है? टू लर्न इंग्लिश। जो यहाँ पे टू लर्न इंग्लिश लिखा हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे टू है और साथ में क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 2+V1 लिखते हैं तो ये जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन हमारा है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं इन्फिनेटिव। ये यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब है, ये यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब है। यहाँ दिख रहा है हमको बड़े आराम से कि देखिए एक पहले से वर्ब मौजूद है यहाँ पे, और वो जो वर्ब है वो इसका मेन वर्ब है, वो इसका मेन वर्ब है, क्योंकि इसका जो इसका काम है वो है अटैच होना किसी सब्जेक्ट से, तो इसीलिए मेन वर्ब है। और ये एक्स्ट्रा वर्ब यहाँ पे आ गई, जो पहले आया वो मेन है, मतलब मेन के दोनों पार्ट है, लेकिन जो पहले आया वो फाइनाइट है। अब जो बाद में आ रहा है वो कौन है? वो नॉन फाइनाइट का पार्ट है, जिसका एक नया नाम दिया गया है इन्फिनेटिव वर्ब, ठीक है। इस बात को समझना इस तरीके से कि जब हम किसी भी सेंटेंस में हम किसी वर्ब के बेस फॉर्म को टू के साथ लिखते हैं तो वो हो जाता है हमारा इन्फिनेटिव, उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कई कंडीशंस होती हैं। इसमें कंडीशन क्या होती हैं? कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि इसके फॉर्म को समझेंगे, इसमें दो चीजें होती हैं, दो फॉर्म बहुत अच्छे अच्छे होते हैं इसके। एक पहला फॉर्म होता है इसका, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल। पहला होता है हमारा सिंपल, पहले वाला उसको बोलते हैं सिंपल इन्फिनेटिव है वो, उसे बोलते हैं सिंपल इन्फिनेटिव, ठीक है। दूसरा पार्ट हमारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीरेंडियल, उसको बोलते हैं जीरेंडियल इन्फिनेटिव। पहला होता है सिंपल इन्फिनेटिव, दूसरा होता है जीरेंडियल। जो हमारा सिंपल है उस सिंपल वाले के अंदर भी कुछ पार्ट है, उसके अंदर ही पार्ट है। पार्ट कैसे हैं? पार्ट कुछ ऐसे हैं जिसमें उनका प्लेस, वो प्लेस शिफ्ट किया जाता है। जैसे कि पहला होता है सब्जेक्ट टू अ वर्ब, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, फिर होता है ऑब्जेक्ट टू अ कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट टू अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक। इसके बाद एक पार्ट और होता है, उसको समझ लेते हैं। वो होता है हमारा केस इन अपोजिशन,
केस इन अपोजिशन, उसे कहते हैं केस इन अपोजिशन। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे 5 पार्ट मैंने लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या है, पूरा खेल वर्ब का ही है। और इसका खेल कुछ ऐसा होने वाला है यहाँ पे कि अगर हम इस खेल की बात करें तो ये खेल कुछ ऐसा है कि हमारा जो वर्ब होगा, क्योंकि जो यहाँ पे हमने कंडीशन दिखाई है आपको, यहाँ पे दिखाया मैंने कि कैसे हमने, देखिए यहाँ पे बहुत समझने वाली बात ये है कि अगर ये मेन वर्ब है, ये वर्ब है, अगर ये सब्जेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं जो इसके पार्ट कैसे होते हैं, इसके पार्ट ऐसे होते हैं कि पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर हमारा वर्ब होता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के पीछे जो लोग होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट, उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए कभी कभी क्या हुआ है कि ऐसा होता है कि कोई सेंटेंस बना के दिया गया आपको, और सेंटेंस जब बना के देते हैं तो वहाँ पे ये दिखाते हैं हम कि हमने सेंटेंस बनाया। जैसे मैं अपने लिए बोलूँ तो मैंने यहाँ पे बोला कि आई एम ए टीचर, कि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक टीचर हूँ। मैंने बोला कि आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। अब देखिए मैं अपने आप को समझा रहा हूँ लोगों को कि मैं क्या हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। तो मैं खुद को ही कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं टीचर हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, ये मैं बता रहा हूँ उनको। लेकिन इसको मैंने जिस वर्ब से अटैच किया हुआ है, जोड़ा है, तो जोड़ने का जो वर्ब है वो एम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये एम आप देख रहे हो कि ये एम एक हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन इस कंडीशन में, इस सेंटेंस में ये जो एम लिखा हुआ है ये इसका लिंकिंग वर्ब है, ये इसका लिंकिंग वर्ब होता है। क्यों लिंकिंग वर्ब है? क्योंकि देखिए इसके पास कोई मेन वर्ब नहीं है, इसके पास कोई मेन वर्ब नहीं है, तो केवल और केवल ये सब्जेक्ट है आई, और ये एम लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक प्रकार का नाउन। ठीक है, तो अगर ये नाउन है, अभी जो नाउन है वो हमारे लिए क्या है, एक कॉमन, मतलब कि कह सकते हैं कि वो हमारा स्पेशल, मतलब मेरा एक स्पेशल, एक मेरी आइडेंटिटी हो गई कि मैं क्या चीज हूं, मैं हूं एक शिक्षक। तो यहाँ पे इस कंडीशन में देखा जाए तो ये जो एम लिखा हुआ है ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, इसको बोलेंगे लिंकिंग वर्ब, ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते इस चीज को, उनको लगता है कि बस केवल यही है, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत चीजें इसके अंदर भी होती हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। देखिए इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है ये आप तब समझेंगे जब आप कोई तैयारी ऐसी कर रहे हो जहाँ, जैसे कि मान लीजिए बैंक की तैयारी आप कर रहे हैं, बैंक की जॉब कर रहे हैं, एसएससी की जितनी वैकेंसीज हैं सब में इंग्लिश का बहुत बड़ा वेटेज होता है। ठीक है, इसके बाद जो भी आप एयरफोर्स, नेवी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी है जिसमें ग्रेड बी या ग्रेड ए चलता है, वहाँ पर इंग्लिश का बहुत बड़ा स्कोप है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा इन चीज़ों को, थोड़ा डीपली जाना पड़ता है, वहाँ पे सब समझना पड़ता है। जैसे कि अभी एग्जाम आने वाला है एल्टीग्रेड का, ठीक है, तो उसको आप समझते हैं, वहाँ पे देखते हैं, तो आपको भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें कि आज क्या होता है इन्फिनेटिव, क्या होता है जीरंड, क्या होता है पार्टिसिपल, और वर्ब क्या चीज़ है ना। तो वर्ब के अंदर बहुत चीज़ें आपने देखी और समझी। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। और बहुत मैं फिर से कहूँगा कि आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू कि टीचर ने मुझे जो चांस दिया है ना, तो बहुत ही मतलब इसके लिए, क्योंकि पता है कि कोई भी चीज़ अगर कोई इंसान आपके लिए कुछ कर रहा है, अच्छा कर रहा है, अच्छा सोच रहा है ना, जैसे बच्चे ही हैं, तो अगर बच्चों से ही हमारी पहचान होती है ना, तो बच्चे अगर अच्छा करते तो भी शिक्षक का मन होता है कि अच्छा करने के लिए। और ठीक है, मैं ऐसे समझाता रहूँगा अब चीज़ों आपको, और बहुत सारे टॉपिक हैं जो समझाने हैं मुझको, बस ये है कि अभी लिखना पड़ता है तो थोड़ा टाइम जाता है इसमें। और ठीक है, तो और भी कोई टॉपिक हो तो बताइएगा, समझाने के लिए समझा देंगे, है ना। इंग्लिश है, चीज़ें थोड़ा समझने की है, समझना है इसको।